देखिए, लास्ट टाइम हमने जो है चर्चा करी थी, हमने भाषा के संदर्भ में चर्चा करी थी। ठीक है, भाषा में हमने एक चीज़ देखा कि भाषा में आपको क्या चाहिए। जब आपने पढ़ा ध्वनि, ध्वनि का जो लिखित रूप था आपने पढ़ा, उसको कहा हमने वर्ण। वर्ण से बने शब्द और शब्द से बन गया वाक्य। ठीक है, इनके बारे में हमने जानकारी ली थी। यही हम देखें तो हमको बात करनी है किस पे, वर्ण के संदर्भ में हमको चर्चा करनी है। अब इस वर्ण के संदर्भ में चर्चा करने के क्रम में हम क्या करेंगे, एक तो हम बात करेंगे स्वर पे और एक बात करेंगे हम व्यंजन पे। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्वर पे बात करते चलें, उसके बाद व्यंजन पे बात करते चलें। आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा वॉवेल, कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी परिभाषा को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे समझिए स्वर जो है, ठीक है, स्वर किसे कहेंगे। सबसे पहले तो आप समझ जाइए स्वर अपने आप में क्या होते हैं। स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल अपने आप में अस्तित्व लिए हुए, स्वतंत्र अस्तित्व लिए हुए हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये होते हैं अखंडित। जैसे आप समझो इसको, या इस तरह से आप देखो, स्वतंत्र कहने का मतलब आप इस तरह से समझिए, मतलब जिसके उच्चारण के लिए आपको अन्य वर्ण की आवश्यकता ना हो। ठीक है, वो स्वर है। मैंने क्या कहा, जिसके उच्चारण के लिए, ठीक है, आपको अन्य वर्ण की आवश्यकता ना हो। ठीक है, यहां पे लिख दें, उच्चारण के लिए अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, समझें इस बात को कैसे। देखिए, जैसे हम एक बात कहें, हिंदी में 11 स्वर, हिंदी भाषा में 11 स्वर, इसको हम यहां पर लिख दें, से अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ठीक, कुछ बच्चे इसको छोड़ देते हैं, री को इसमें शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, लेकिन री को शामिल करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक, री को आपको हिंदी में शामिल करना है। एक्चुअली ये जो होता है बड़ा री होता है, देखो जैसे उसमें 2 घुंडी ऐसे लग जाती है, इसको बोलते हैं बड़ा री। ठीक है ना, ये संस्कृत में होता है भाई, हिंदी में नहीं होता है। लेकिन छोटे वाले री को आपको स्वर में शामिल करना है। ठीक है, तो हिंदी में कभी भी आपको पूछे तो आप कितने स्वर बताएंगे, आपको बताना है 11 स्वर। मैंने इसकी परिभाषा में यह कहा कि स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, इसके उच्चारण के लिए अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती। वहीं हम देखें कि अगर व्यंजन की बात हम करते हैं, उदाहरण से अभी समझेंगे इसको, व्यंजन की अगर हम बात करते हैं तो व्यंजन के उच्चारण के लिए आपको अन्य वर्ण की आवश्यकता पड़ती है, और कहें तो सीधी सी बात स्वर की आवश्यकता पड़ती है। व्यंजन के उच्चारण के लिए अन्य वर्ण, हम कहते हैं स्वर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, देखो उदाहरण से समझो, इसको बहुत स्पष्ट करना हो तो खुद ही उच्चारण करके इसको देख लीजिए। जैसे आप देखो, अ का उच्चारण करना शुरू करो, इस तरह से उच्चारण करेंगे तो जितने समय तक उच्चारण करेंगे आपको अ की ही ध्वनि सुनाई देगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, वैसे ही आ का उच्चारण करिए, आ, तो ये लंबे समय तक आप आ का उच्चारण जब करेंगे तो आ की ही ध्वनि होगी, उसमें चेंजेस नहीं आना है। लेकिन वहीं पर अगर मान लीजिए आपने क का उच्चारण शुरू किया, आपने बोला क, एक लंबे समय तक उच्चारण किया। ठीक है, तो क के उच्चारण से क्या होना है, क लंबे समय तक उच्चारण करेंगे तो एक समय के बाद उसमें कौन सी ध्वनि आ रही है, अ की ध्वनि आ रही है। आप उच्चारण करके देखिए।
ठीक है, जहां पे बैठे हैं क्लास में, वहीं पे घर पे बैठे हैं, वहीं उच्चारण करके देखिए। ठीक है, तो क का उच्चारण जब आप लंबे समय तक कर रहे हैं तो क की ध्वनि आगे चल के किस में कन्वर्ट हो रही है, ऐसा सुनाई देगा आपको। ठीक है, इट मीन्स अगर मैं क को तोड़ दूं दो भाग में, ये क मैं ऐसा लिखूंगा हलंत के साथ और उसमें जुड़ा हुआ होगा अ, तब ये ऐसा बनता है, इसको ऐसा लिखते हैं क। मतलब क के उच्चारण के लिए हमको अ की आवश्यकता है। इट मीन्स ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, अपने आप में इंडिविजुअल इसका अस्तित्व आप देखिए स्वतंत्र नहीं है। इसके उच्चारण के लिए आपको अ की आवश्यकता पड़ रही है। अ नहीं होगा तो क नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही आप ख बोल के देख लीजिए, ख लंबे समय तक बोलिए, आ का उच्चारण होता है, तो ख में भी क्या है, अ है, ग में भी क्या है, अ है। ठीक है, तो यहां पर जिनके उच्चारण के लिए स्वर के सपोर्ट की जरूरत हो रही है, स्वर की आवश्यकता हो रही है, ठीक है, वो क्या है, व्यंजन है। ठीक है, और जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे आप, स्वर बोलेंगे। ठीक है, तो परिभाषा समझ में आई होगी, दोनों उदाहरण सामने स्पष्ट हैं। ठीक, दोनों को ध्यान रखेंगे आप लोग। और ये 11 होते हैं, ध्यान रखना, री को आपको शामिल करना है, ये बड़े री को शामिल नहीं करना है, बड़ा वाला री संस्कृत में होता है। बात समझ में आ गई। ठीक, अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात कर रहे हैं स्वरों पे। स्वर और व्यंजन की परिभाषा तो स्पष्ट हुई होगी, एक अपने आप में स्वतंत्र है, और दूसरे के उच्चारण में आपको क्या जरूरत पड़ती है, जरूरत यह पड़ती है कि आपको एक और उसके साथ वर्ण की आवश्यकता पड़ेगी, तभी आप उसका उच्चारण कर पाएंगे। यहां तक की बात स्पष्ट हुई होगी, है ना। देन यहां पे जो है चर्चा का विषय आगे बढ़ते बढ़ते, अगर हम देखें मात्रा, स्वर को हम अलग अलग कैटेगरी में देख रहे हैं। मात्रा या उच्चारण की दृष्टि से, मात्रा या उच्चारण की दृष्टि से स्वर को कितने भागों में बांटा जा सकता है, स्वर को कितने भागों में बांटा जा सकता है, समझिए इस बात को। देखिए, एक होता है ह्रस्व, ऐसा लिखते हैं ह्रस्व स्वर। ठीक, इसी को आप बोल सकते हैं लघु स्वर, इसी को आप बोल सकते हैं छोटा, या इसी को बोल सकते हैं आप एक मात्रिक, एक मात्रिक। ठीक है, या इसी को आप बोल सकते हैं अखंडित। ठीक, देखिए समझने का इसको प्रयास करें आप। जैसे ये ह्रस्व जो है, मैंने कहा उच्चारण की दृष्टि और मात्रा की दृष्टि से स्वर को हम बांट रहे हैं। ठीक है, एक तो हुआ ह्रस्व, दूसरा होता है दीर्घ, या इसी को आप गुरु बोल सकते हैं। लघु का विपरीत क्या हो गया, गुरु। इसी को आप बोल सकते हैं बड़ा। ठीक है, इसी को बोल सकते हैं द्विमात्रिक, द्विमात्रिक। बात समझ में आ गई। ठीक है, देखिए, और एक जो है ये होता है प्लुत। मात्रा और उच्चारण की दृष्टि से तीन भाग उसके दिख गए, ह्रस्व, ठीक, दूसरा दीर्घ, तीसरा प्लुत। ठीक है ना। अब यहां जो ये मैंने प्लुत लिखा, ये होता है मेनली संस्कृत में। प्लुत स्वर जो होता है किसमें, संस्कृत में। हिंदी भाषा में आपको ये दो चीजों का अध्ययन करना है, ह्रस्व का और दीर्घ का। हालांकि थोड़ी जानकारी प्लुत के संदर्भ में भी आपको दी जाएगी, ठीक है, लेकिन फिलहाल इस पे हम फोकस करते हैं। देखिए, नाम से क्या स्पष्ट है, उच्चारण की दृष्टि से, मतलब मुंह से जो उच्चारण हो रहा है, हवा मुंह से बाहर आ रही है, प्राणवायु बाहर आ रही है, उच्चारण की दृष्टि से अगर देखो तो जिसके उच्चारण में कम समय लगे और जिसमें ज्यादा समय लगे, तो जिसमें उच्चारण में कम समय लगेगा ऐसे स्वर क्या कहलाएंगे, ह्रस्व। ठीक है, और जिसके उच्चारण में ज्यादा समय लगेगा वो क्या कहलाएंगे, दीर्घ। बोल के देख लीजिए आप। ठीक है, अभी उदाहरण जब दिया जाएगा तब आप बोल के देखिएगा इसको। ठीक, दूसरी चीज, मात्रा के आधार पर ह्रस्व में एक मात्रा होगी। यहां पे आप पढ़ा आपने, ह्रस्व में कितनी मात्रा होगी, एक मात्रा, इसलिए हमने एक मात्रिक कहा।
दीर्घ में क्या लिखा हुआ है, द्विमात्रिक, दो मात्रा होगी। कैसे होगी स्पष्ट करेंगे इसको। ठीक, सबसे पहले ह्रस्व की बात करें तो इसमें आता है, देखिए छोटा अ हो गया आपका, छोटा ई हो गया, छोटा ऊ हो गया, और एक हो गया क्या, री। तो इसमें ह्रस्व स्वर जो हैं वो कितने हैं, 4 हैं। लघु स्वर कितने हैं, 4 हैं। छोटे स्वर कितने हैं, 4 हैं। एक मात्रिक स्वर कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, देखिए किसी भी शब्द को आप लिखते हैं, जैसे हमने लिखा, ये छोटी की मात्रा होती है ना, जो ये ई लिखे हैं हमने, ये जो ई दिख रहा है आपको, किसी के ऊपर आप ई लिखते हैं तो ये छोटी की मात्रा ऐसा लगाते हैं। ठीक, ऊ लिखते हैं तो ऊ की मात्रा ऐसे लगाएंगे आप। और कोई मात्रा नहीं लगी है मतलब उस पर क्या है, अ तो लगा हुआ है, अ उसमें क्या है, जुड़ा हुआ दिखता है आपको। ठीक है ना। अब ये देखिए, मतलब ये एक मात्रा है, इसमें केवल कितनी मात्रा है, एक मात्रा। ये अपने आप में एक मात्रा है, अ एक मात्रा हो गई, ई एक मात्रा हो गई, ऊ हो गया, री हो गया। ठीक है ना। तो अपने आप में सिर्फ इसमें कितनी मात्रा है, एक मात्रा है। उच्चारण तो भाई, स्वर तो मैंने बोला स्वर तो स्वतंत्र होते हैं, चाहे दीर्घ हो चाहे लघु हो। ठीक है, उच्चारण के लिए अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो आप इसमें देख रहे हो सिर्फ एक मात्रा है, इसलिए बोला जाता है एक मात्रिक। बात समझ में आ गई। ठीक, दूसरी चीज यहां पर आप देखें तो ये तो 4 हो गए, 4 स्वर किसमें, लघु में। अब बात हम करते हैं दीर्घ की। ठीक है, अब बच गए जो 7। ठीक, आ हो गया, बड़ी ई हो गया, ऊ हो गया। ठीक, इसके अलावा ए, आई, ओ, औ। ठीक है, कितने हो गए, 4 3 7 हो गए, और 7 4 11 टोटल स्वरों पे हम बात कर रहे हैं। देखिए यहां पर देखो, दो मात्राएं सम्मिलित हैं हर में, इसलिए बोला जाता है दीर्घ को द्विमात्रिक भी बोलते हैं। ध्यान से सुनना, जैसे एक छोटा वाला अ और एक बड़ा वाला छोटा वाला दो मिले तो यहां पे आ। ठीक, वैसे ही ई मिले, दो छोटी ई मिली तो बड़ा ई बन जाएगा भाई। वैसे ही दो छोटा ऊ मिले तो आप क्या बना देंगे, वहां से बड़ा ऊ बना देंगे। बात यहां तक क्लियर हुई होगी। दो मात्राएं भाई, देखो एक मात्रा ये वाले आ की, एक मात्रा ये वाले आ की, बन गया दीर्घ आ। बात समझ में आ रही है। ठीक, तो ये तो सजातीय हैं, एक ही जाति के, आ के साथ आ, ई के साथ ई, ऊ के साथ ऊ, सजातीय बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, सजातीय। ठीक, वहीं अगर देखा जाए, जैसे अ के साथ आप ई मिला दीजिए, ये विजातीय है भाई, एक अ अलग ग्रुप हो गया, ई अलग ग्रुप हो गया, तो क्या बन जाएगा, ए। मतलब एक मात्रा अ की हो गई, एक मात्रा ई की हो गई, दो मात्राएं हो गई ना, दो मात्राएं हो गई। वहीं ए की बात करें तो एक मात्रा किसकी, अ की, और एक स्वयं कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, आई। वहीं अगर आप अ के साथ ऊ को जोड़ दें तो अ की एक मात्रा, ऊ की एक मात्रा हो गई भाई। ठीक है, दोनों मिल गए तो क्या बन गया, ओ। और वहीं अ के साथ अगर आप ओ को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, औ। मतलब यहां पर आप देख रहे हैं दो मात्राएं जुड़ रही हैं, इसलिए यहां भी दो मात्राएं जुड़ रही हैं, लेकिन इसमें सजातीय हैं और इसमें विजातीय हैं। ठीक है, आ के साथ ई, आ के साथ ए, इस तरह की चीजें आप देख रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहां जो मामला है, एक प्रश्न जो आपके एग्जाम में बनता है, इनको लेकर प्रश्न बनता है, ये सब संधि में आपके काम आएगा भाई, विशेष ध्यान रखेंगे आप। यहां पर ध्यान रहे, ये जो 4 हैं, ए, आई, ओ, औ, ठीक है, इसको संयुक्त स्वर भी बोला जाता है। देखिए आ के साथ ई संयुक्त हुआ है, आ के साथ ए संयुक्त हुआ है, इसलिए इसको बोला जाता है संयुक्त स्वर। क्या बोला जाता है, संयुक्त स्वर। दो अलग अलग लोग मिल रहे हैं इसलिए संयुक्त होना बोला जा रहा है। ठीक है,
बाकी यहां पर आप देखो सजाती हैं, अ के साथ अ मिल रहा है, ई के साथ ई मिल रहा है, ऊ के साथ ऊ मिल रहा है। ठीक है, तो इनको सजातीय बोलते हैं, सजातीय स्वर बोला जाता है इनको। क्या बोल दिया गया? सजातीय, जो पेयर में दिख रहे हैं। और यहां पे जो विजातीय स्वर हैं वो क्या हो रहे हैं? संयुक्त हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए इनको बोला जाता है क्या? संयुक्त स्वर। ध्यान रखेंगे। तो एक प्रश्न इससे बनता है, संयुक्त स्वर। ठीक है, कौन कौन से इसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो बात हमने करी किस पे? एक तो हमने बात करी मात्रा और उच्चारण के हिसाब से। अब आप देख लीजिए खुद, अ जो छोटा है और अ बड़ा है, दोनों में देखो उच्चारण की दृष्टि से समय किसमें लगेगा? अ बोलिए और आ बोलिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ई बोलिए छोटा, ई बोलिए, ऊ। ठीक है, तो यहां पर आप समझें कि उच्चारण की दृष्टि से ह्रस्व जो है उसमें कम समय लग रहा है और दीर्घ में क्या है? ज्यादा समय लग रहा है। बात यहां तक क्लियर हुई होगी। और दूसरी चीज आपने देखा, ह्रस्व में एक मात्रा, यहां पे दो मात्राएं जुड़ रही हैं। ठीक है, इसलिए इसको द्विमात्रिक भी बोलते हैं। तो हमने प्रोनाउंसिएशन उच्चारण की दृष्टि से और उसमें लगने वाली मात्रा की दृष्टि से ह्रस्व और दीर्घ दो भाग में तो हमने देखा। वही चीज अगर हम देखें, हमने एक बात कही थी प्लुत, मात्रा और उच्चारण की दृष्टि से एक हमने कहा प्लुत स्वर। मैंने कहा ये संस्कृत में होते हैं, फिर भी ध्यान रखिए कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं स्पेसिफिक। अगर एग्जाम आपका जैसे आपके सब इंस्पेक्टर वगैरह के एग्जाम वगैरह हो गए, जैसे एसीएफ वगैरह में आपके जो विशेष तौर पे फॉरेस्ट की कहीं अलग अलग स्टेट के जो पीसीएस होते हैं उसमें हिंदी का एक बड़ा पोर्शन होता है ना। तो यहां पे प्लुत स्वर क्या है इसको समझें। प्लुत स्वर ऐसा है कि जो स्वर आपने पढ़े उन स्वरों का अगर लंबे समय तक आप उच्चारण करेंगे, ठीक है, तो वो कहलाएगा प्लुत। बात को समझना, जैसे लंबे समय तक जो उच्चारण करते हैं, जैसे ओ हमने बोला, ठीक है, अब यहां पर ये ऐसा हमने कर दिया, निशान बनाया, ठीक है, ये दो मात्रा के लिए निशान होती है भाई, है ना, और ये हमने डैश डैश लगा दिया, मतलब ये अपूर्ण चिन्ह कहलाता है। अब देखो ये ऐसा लिखा हुआ है, इस तरह इसे लिखे होने का मतलब क्या होता है? ऐसा लिखे होने का मतलब आप कैसे बोल रहे हैं? ओ लंबे समय तक बोल रहे हैं, और कब तक बोल रहे हैं ये अनिश्चित है, क्योंकि ये ऐसा डैश डैश मैंने कर दिया है, तो ये अनिश्चितकालीन एक चिन्ह दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ओ तो क्या है आपका? दीर्घ स्वर में तो आता है, लेकिन इसी को अगर लंबे समय तक बोल दें तो ये प्लुत कहला जाएगा। एक एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह में जैसे आप देखते हैं, एक सबसे कॉमन सा उदाहरण होता है, जैसे ऐसा लिखा रहता है ओ, ऐसा लिखा रहेगा ई, मतलब तीन ऐसा लिखा रहता है हिंदी का, और ये म, ऐसा कहीं आपने देखा होगा, किसी बच्चे ने हिंदी अच्छे से पढ़ी होगी। खैर अभी तो हिंदी का कल्चर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो यहां पर ये क्या है इसका मतलब? इसको ओम ही बोलते हैं आप, लेकिन यहां पर ये हिंदी भाषा का तीन जैसा दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? आपको ओ कब तक बोलना है? जितना तीन बार ओ बोलने में समय लगे। मतलब इसको कैसे बोलोगे? ओम, एक बार में आप ओम ऐसा नहीं बोलोगे, ओम, मतलब तीन ओ बोलने में जितना समय लगे उतना समय आपको ओ बोलने में लगाना है, उसके बाद म बोलना है। बात समझ में आ रही है? ठीक, जैसे और कई उदाहरण मैं लूं, जैसे एक बच्चे ने चिल्लाया, अपनी मां को पुकारा, मां, आ का ध्वनि हो रहा ना यहां पे, तो यहां पर जो है मैंने ऐसा लिख दिया, मतलब ये लंबे समय तक उच्चारण कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर जितने स्वर आपने पढ़े उसमें से 8 स्वर को हम प्लुत स्वर बना सकते हैं, मतलब उसका हम लंबे समय तक उच्चारण करें तो वैसा ही चलता जाएगा, उसके उच्चारण में कोई फर्क नहीं आना है। ठीक है, और लंबे समय तक मात्रा का उच्चारण होता रहे तो वो क्या कहला जाएगा? प्लुत स्वर कहला जाएगा। ठीक है, देखो इसमें अ, आ, ई, उ, ए, ओ और औ। ठीक है, ये हो गए 4 और 4 8।
ये जो 8 स्वर हैं इसका प्लुत बनाया जा सकता है, मतलब आप इसका जब उच्चारण करेंगे, इसकी मात्रा का उच्चारण करेंगे, ठीक है, तो ये लंबे समय तक और जब तक उच्चारण करें आप, तब तक इसके साउंड में चेंजेस नहीं आएगा। अगर आप अ बोल रहे हैं तो अ जितने समय तक बोल लीजिए, ठीक है, मतलब इसका प्लुत बन सकता है। देखिए प्लुत का मतलब आप समझ लीजिए, प्लुत में उच्चारण लंबे समय तक होने पर उसके उच्चारण में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। बात समझ लीजिए, उसके उच्चारण में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। अगर आप आ का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो आ मतलब उसकी मात्रा को जितने लंबे समय तक आप बोल पाए बोलिए, ठीक है, लेकिन स्वरूप में चेंजेस नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब आप कहेंगे हमने तो पढ़ा स्वर कितने 11, लेकिन प्लुत कितने का बनाया जा सकता है, हमने कहा 8। अब इसमें देखिए हमने किसको शामिल नहीं किया, समझने का प्रयास करना। आप हमने इसमें शामिल नहीं किया है छोटे ई को, छोटा ऊ को और री को। आप कहेंगे इसको शामिल क्यों नहीं किया गया, इसके प्रोनाउंसिएशन में चेंजेस तो नहीं आता, ठीक है, चेंजेस नहीं आता, ई ही बोलाएगा। आप बोलेंगे जब तो ई को ई ही बोलते रहेंगे आप, जैसे ई बोले तो ई का ही साउंड आएगा। लेकिन आप देखिए ध्यान से सुनिए, जब आप ई का प्रोनाउंसिएशन करेंगे, ठीक है, ई का उच्चारण अगर आप करेंगे तो पहले वो कन्वर्ट होगा किसमें, बड़ी ई में। देखिए ई तो वो किसमें हो जाएगा कन्वर्ट, बड़ी ई में, दीर्घ में। ऊ का उच्चारण करेंगे तो ऊ बड़ा ऊ में कन्वर्ट होगा, और बड़ा ऊ होने के बाद फिर वो क्या है, प्लुत बन जाएगा। बात समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। हालांकि मैंने माना कि स्वर जो है उसको उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं है, ना ही दीर्घ में ना ही ह्रस्व में, लेकिन हम बात कर रहे हैं प्लुत की। और प्लुत स्वर वो कहलाते हैं जिसका लंबे समय तक आप उच्चारण करते रहो, उच्चारण में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। अब आपने ई, छोटे ई का अगर उच्चारण किया तो उच्चारण करते करते उसमें बड़ी ई वाला साउंड आ गया ना, ऊ का उच्चारण किया तो उसमें बड़े ऊ का साउंड आ गया, और री का अगर उच्चारण करेंगे तो री में भी क्या हो जाएगा, बड़ी री का साउंड आ जाएगा, री। बात समझ में आ रही है। इसलिए ये जो हैं ई, छोटा ऊ और री, ये तीन, ये पहले तो क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट दीर्घ में होते हैं। अब ये दीर्घ का उच्चारण करोगे कंटिन्यू, ठीक है, तब फिर जाके क्या बनना है, तब फिर क्या बनना है, जाके प्लुत स्वर उसका बन पाएगा, ठीक है। इसलिए इनको शामिल नहीं किया जाता है, इनको शामिल प्लुत स्वर के लिए नहीं किया जाएगा, ठीक है, शामिल इसको किया जाता है, ठीक। तो हिंदी के किन 8 स्वरों को प्लुत बनाया जा सकता है, इस तरह के प्रश्न अगर पूछे तो 8 आप जवाब देंगे, ठीक है। किनको नहीं बनाया जा सकता तो आप वहां पे देख लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है ना। तो ये मात्रा और उच्चारण की दृष्टि से दीर्घ, ह्रस्व, छोटा, दीर्घ या बड़ा, और एक होता है प्लुत। आपको दो से मतलब विशेष रखना है, ह्रस्व से और दीर्घ से। प्लुत मैंने पहले फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, प्लुत का जो प्रयोग जो है आप कहां पे करते हैं, संस्कृत मूल भाषा में, जहां से विकास हुआ है किसका, हिंदी का। हमने पढ़ा भी था ना, पूरा इतिहास पढ़ा इसके संदर्भ में, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो बात हुई, हमने स्वर के उच्चारण के संदर्भ में एक चर्चा करी, ठीक। अब अगर हम देखें होंठ की आकृति के दृष्टि से स्वरों का विभाजन, देखिए ओष्ठ आकृति के दृष्टि से, ओष्ठ मतलब लिप्स है ना, होंठ, ओष्ठ आकृति के दृष्टि से स्वर का विभाजन, ठीक है। देखिए, अच्छा एक आध प्रश्न और सुन लीजिए। देखिए ऐसा प्रश्न आया हुआ है, जैसे आप पहाड़ पे गए और पहाड़ पे जाने के बाद आपने क्या किया, कोई आवाज लगाई, आवाज वहां पे गूंज रही है, आपने एक साउंड, किसी को आवाज लगाया, आवाज वहां पे लंबे समय तक क्या है, उच्चारण हो रहा है, उसके स्वरूप को बदले बिना,
तो वहां पे कौन सी ध्वनि है? प्लुत। ठीक है, कौन सी ध्वनि है? प्लुत। लंबे समय तक जिसका उच्चारण आपको सुनाई दे रहा है वहां पर क्या है? प्लुत। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों के लिए भी तैयार रहिए। अगर हिंदी के संदर्भ में आपका कुछ पर्चा दिया जा रहा है किसी पीसीएस में, किसी भी स्टेट के पीसीएस में, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है ना। चलिए, एक विभाजन हम कर रहे हैं स्वर का ओष्ठ आकृति के आधार पर। ठीक है, देखिए यहां जो है जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होंठ कैसे हो जाएं? वृत्ताकार स्वरूप में हो जाए, राउंड शेप में दिखने लगे। बात समझ में आ रही है? तो उसको बोलेंगे क्या हम? वृत्तमुखी, वृत्तमुखी स्वर। और इसको बोल सकते हैं हम अवृत्तमुखी स्वर। आप खुद कल्पना कीजिए, अभी आपने पूरे स्वर को पढ़ा, 11 स्वरों में से आप एक काम करिए, बोल के देखिए। जैसे ऊ, देखिए लिप्स का शेप कैसा हो रहा है? वृत्ताकार। ठीक है, आपने कहा ऊ, ऊ बड़ा, ओ, औ। ठीक है, तो यहां पे लिप्स का शेप कैसा हो रहा है? तो यहां पर वृत्तमुखी इसलिए बोला जा रहा है इसको, जब मुख का आकार वृत्त के समान हो जाए जिसके उच्चारण से। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहां पर क्या क्या आ जाएगा? ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, ओ और औ। ठीक, और बच गए जो, उसको क्या रख देंगे? अवृत्तमुखी में रख देंगे। बच गया उसको लिख लीजिए। अब आप जो 11 में से 4 तो मैंने इधर लिख दिया और बाकी को आप लिख दीजिए इधर। ठीक, बात समझ में आ गई? क्लियर है यहां तक की बातें? ठीक है, तो ये ओष्ठ आकृति के आधार पर आपने बांट दिया किसको? स्वर को। अभी इससे पहले हमने उच्चारण और मात्रा के आधार पर बांटा था। अभी होंठ की प्रोनाउंसिएशन जब करें तो होंठ की आकृति के आधार पर हमने बांटा। ठीक है, अब हम इस पे चर्चा करेंगे। किस संदर्भ में चर्चा कर लें? चर्चा का विषय जो है आगे बढ़ेगा किसके साथ? जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। ठीक है, देखो जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर, देखो इसको समझो। फंक्शनैलिटी, जो जीभ की फंक्शनैलिटी के आधार पर आप बांट रहे हैं। अभी तो होंठ के शेप के आधार पर हमने बांटा। जीभ की फंक्शनैलिटी के आधार पर जीभ का कौन सा पोर्शन फंक्शन करने से कौन से स्वर का उच्चारण हो रहा है, आप समझिए इस बात को। देखिए जैसे ये जीभ हो गई, ये हमने देखा, ये अग्रभाग मान लीजिए इसको, ये मान लीजिए मध्य भाग, और ये गले से जो जुड़ता हुआ भाग आपको दिखता है इसको मान लीजिए पश्च भाग। हमने कहा अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। बात यहां तक क्लियर? अब देखिए जब जो टंग है, जीभ है, जीभ का जो फ्रंट वाला अग्र भाग जब फंक्शन करे, उसकी फंक्शनैलिटी के कारण, उसकी क्रियाशीलता के कारण जो स्वर का उच्चारण होगा उसको बोलेंगे अग्र स्वर। और बीच वाला हिस्सा अगर फंक्शन करता दिख रहा है तो वहां पर उससे जो उच्चारण होगा उसको बोलेंगे मध्य, और पिछला हिस्सा तो पश्च स्वर कहा जाएगा। ठीक, इससे अच्छे प्रश्न बने हुए हैं और बनते भी हैं। यहां पर जैसे आपने लिखा अग्र, मध्य और पश्च। देखिए कितना अच्छा प्रश्न यहां पर बन सकता है। यदि आप इसको पढ़ रहे हो तो आपने यहां पर अगर चर्चा करी, यहां पे पूछा जाएगा कि स्वर को अग्र, मध्य और पश्च, ये 3 भाग में बांटा जाता है किसके आधार पर? उच्चारण और मात्रा के आधार पर, होंठ आकृति के आधार पर, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। तो आपका जवाब क्या होगा? जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ये यहां से इरेज कर दें क्या? देखो मध्य में तो सबसे पहले इसको याद रखने के लिए आप एक काम कर लीजिए, अ लिख दीजिए। मध्य में क्या लिख दीजिए? अ लिख दीजिए। अब मध्य में अ लिखने के बाद ये तो हो गया मध्य स्वर अ।
लगभग जीभ जो है बीच में स्थिति उसकी रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे उच्चारण कर करके जीभ को तोड़ मरोड़ नहीं लेना है अपना। ठीक है, आप एक समझ कम से कम रखिए। ठीक है, कि इस संदर्भ में हमने पढ़ाई करी है। मध्य में लिख दीजिए आ। अब इसके बाद लिख दीजिए आप यहाँ पे ई, इधर लिख दीजिए दो, लिख दीजिए उ। ठीक है, अब इसके बाद जो है यहां पर लिख दीजिए ए, इधर लिख दीजिए ओ, औ। ठीक, मतलब बीच में आ रख दीजिए आप। बीच में आ रखने के बाद दो ऊपर लिखिए, दो नीचे लिखिए। ठीक है, आ रखने के बाद दो ऊपर लिख लीजिए, दो नीचे रख लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहां पे अ लिखा आपने, आ के बाद ई ऊपर, उ और बड़ा उ नीचे, ए ऊपर, ओ और औ नीचे, बच गया एक। लिखने की बारी किधर थी? ऊपर, तो लिखने की बारी इधर थी, तो री को यहां पर डाल दीजिए। यह हो गया आपका याद अग्र और पश्य और मध्य स्वर। ठीक है, देखिए प्रश्न कितने अच्छे होते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, रटने की आवश्यकता नहीं है, रटिए मत, है ना। पहले समझिए, कंसेप्ट की जड़ पे जाइए, उसको समझने का प्रयास करिए। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर अग्र, मध्य और पश्य स्वर की हमने बात करी। ठीक है, जिसमें मध्य में सिर्फ एक आएगा अ, उसके बाद उसको आप पैटर्न को जमा दीजिए, दो ऊपर लिख दीजिए, दो नीचे, फिर दो ऊपर, दो नीचे, जो बच गया उसको ऊपर। ठीक है, और इसका उच्चारण करके देख लीजिए आप। ऊ, जब ऊ बोलेंगे तो देखिएगा इस तरफ में ज्यादा जोर पड़ेगा आपके। ऊ, इस तरह जब आप बोलेंगे तो जीभ के पिछले वाले पार्ट में, गले की तरफ आपको ज्यादा जोर पड़ता दिखेगा। आप बोल के देखिए। ठीक है, ई, ऊ जब आप बोलेंगे तो जीभ जो है फ्रंट की तरफ ज्यादा वर्क करता हुआ आपको समझ में आएगा। अब दिन भर जहां पढ़ रहे हैं आप, वहीं पे उच्चारण करके देखिए। घर पे बैठ के आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या है, आप उच्चारण करके देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, और समझ में ना आता हो तो यह मैंने आपको बता दिया है कैसे आपको लिखना। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हुई होगी। अब चर्चा का विषय आगे बढ़ता है। चर्चा का विषय जो है अब पहुंचेगा कहां? अब हम स्वर को बांट रहे हैं तालु के आधार पर। ठीक है, देखिए तालु किसको बोलेंगे? तालव्य जिसको हम बोल रहे हैं तालु। जैसे देखिए ये मुंह, एक इंसान का मुंह हो गया। ठीक, ये नाक है भाई, है ना, नाक समझ लेना। ठीक, अब इसका किसी का नाक दबा हुआ होगा तो उसमें ऐसा तीखा नाक क्यों बना दिया, ऐसा नहीं बोलेंगे आप लोग। देखिए ये जो स्थिति आप देखो, ये जीभ की स्थिति और ये मुंह का ऊपर स्थिति जो है, ठीक है, मुंह का ऊपर वाला पोर्शन जो दांत के ऊपर से पीछे जो जाता हुआ, ठीक है, इसको बोलते हैं तालु। इसको क्या बोलते हैं? तालु। और ये हो गया जीभ। ठीक, देखिए यहां पे एक गले की घंटी दिखती होगी आपको, उसको काकल बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? काकल। और यहां पर दांत वगैरह है आपका। ठीक, दांत के ऊपर मसूड़े हैं, मसूड़े के ऊपर ये जो है पूरा क्या है आपका? तालु। ठीक, अब यहां पर देखिए तालु के फंक्शन के आधार पर, तालु के आधार पर हम स्वर को कितने भाग में बांट रहे हैं। देखिए ये तालु ऐसा है, ये जीभ है, मान लीजिए ये जीभ यहां पर आके लगा, सामने सामने आपने जीभ यहां पे लगा, तो मुंह पूरा क्या हो गया? बंद हो गया। मुंह क्या हो गया? पूरा बंद। ठीक, तो ये जो बंद है मुंह, इस स्थिति को बोलते हैं संवृत्त। इस स्थिति को क्या बोलते हैं? संवृत्त। ठीक है, मतलब जीभ आगे की तरफ। अब देखिए यहां अगर देखें, ये तालु और ये जीभ ऐसा खुला हुआ है, मुंह ऐसा। ठीक है, तो ये जो खुली स्थिति है इसको बोलते हैं विवृत्त। इसको बोलते हैं क्या? विवृत्त। ठीक है, देखिए तालु से ऊपर जाके जीभ चिपक गया तो बंद हो गया है मुंह, सामने फ्रंट में। तालु और जीभ अलग अलग है तो मुंह पूरा खुला हुआ है, उस स्थिति को क्या बोल रहे हैं? विवृत्त। ठीक, अब यही अगर हम देखें, ये तालु की स्थिति
और जीभ यहां बीच में कहीं फंक्शन कर रहा है, बीच में जाके लगा। ठीक है, इसको ऐसा लिख दूं मैं समझने के लिए, संवृत मतलब बंद, विवृत मतलब खुला। ठीक है, अब देखिए यहां पर मुंह जो है पूरा अंदर तक ऐसा खुला नहीं है। ये वाली स्थिति में अगर आप देखो तो आधा मुंह खुला है, आधा बंद है। अब आधा मुंह खुला हुआ है मतलब आधे खुले हुए मुंह के कारण आगे वाले भाग से या आगे वाले भाग की क्रिया से जब उच्चारण होगा तो वैसे स्वर क्या कहलाएंगे, अर्ध खुले का मतलब क्या, विवृत, अर्ध विवृत कहलाएंगे। और आधा बंद होने के कारण पीछे के हिस्से से, ये वाले हिस्से से फंक्शन जब होगा, ठीक है, तो उच्चारण जब होगा तो इसको बोलेंगे क्या, अर्ध संवृत। अब देखो सामने पार्ट मतलब मुंह पूरा क्या है, जीभ ऊपर चिपक गया, तो उससे जो उच्चारण हो रहा है तो उसको बोलेंगे संवृत स्वर। ठीक है, जो मुंह खुला होने के कारण होगा तो इसको बोलेंगे विवृत स्वर। ठीक है, अब यहां पर समझ में, यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगर मुंह बंद है तो संवृत स्वर, जीभ के चिपकने के कारण जो मुंह के बंद की अवस्था है उस पर जो उच्चारण होगा संवृत स्वर कहलाएंगे। ठीक है, खुले हुए मुंह के कारण जो उच्चारण होगा उसको विवृत स्वर कहेंगे। ठीक, और आधा खुला हुआ मतलब आगे वाले हिस्से से जीभ बीच में लगी हुई है, आधे खुले हिस्से की फंक्शनैलिटी के कारण अगर उच्चारण हो रहा है तो उसको अर्ध विवृत, और मुंह आधा जो बंद है पिछले हिस्से के फंक्शनैलिटी के कारण अगर उच्चारण हो रहा है तो उसको बोलेंगे अर्ध संवृत। इसको सीधा सीधा आप ये समझो, खुला मुंह और बंद मुंह। तालू में जीभ अगर चिपक गया पूरी तरह से ऊपर जाकर के तो बंद हो गया, संवृत अवस्था कहेंगे। तालू और ये खुले हुए हैं तो इसको बोलेंगे विवृत अवस्था। ठीक है, खुले अवस्था को क्या बोलेंगे, विवृत। और दोनों के बीच की स्थिति आधा बंद, आगे की तरफ से आधा खुला और पीछे की तरफ से आधा बंद, इसको बोलेंगे अर्ध विवृत और अर्ध संवृत अवस्था। ठीक है, और ऐसे कंडीशन में, ऐसे तालु के साथ ऐसी स्थिति में जो उच्चारण होते हैं उनको उस नाम से स्वर को बोल दिया जाता है। ठीक, जैसे यहां पर इसको भी आपको उच्चारण कर करके देखते रहना बाद में, लेकिन सबसे पहले तो ऐसा आप बना लीजिए, एक ये आप लोग ऐसा बना लीजिए, सबसे पहले तो आप लिख लीजिए संवृत, फिर आप लिख लीजिए अर्ध संवृत, विवृत और अर्ध विवृत। ठीक है, ऐसा आप बना लीजिए पहले, संवृत, अर्ध संवृत, ठीक है, विवृत और अर्ध विवृत। ये भी फटाक से याद हो जाएगा भाई, तुरंत क्लास में ही याद करना, आपको याद तत्काल प्रभाव से ये याद करना है आपको। अब सबसे पहले तो विवृत मतलब मुंह खुला हुआ, आप खुद उच्चारण करिए किसमें मुंह पूरी तरह से खुला रहता है। आप बोलिए आ जब आप बोलेंगे तो मुंह पूरी तरह से खुला हुआ है, मतलब वो किस तरह का स्वर है, विवृत मैंने बोला ना, खुला, इसमें लिख दीजिए। अ जब आप बोलेंगे तो मुंह उससे थोड़ा कम खुला रहेगा, आधा खुला रहेगा। ठीक, तो यहां पर छोटा वाला आ यहां पे लिख दीजिए आप। बात समझ में आ रही है? छोटा आप देख रहे हैं कि आ आपने विवृत में डाला, उसके नीचे जस्ट क्या है, आपने आ लिखा। ठीक, अब यहां पर एक काम करिए, ये वाले इसको फुलफिल कर दीजिए आप लोग, ई, बड़ा ई, ऊ और री। ठीक है, ये संवृत में डाल देना। क्रम देखो, जब आपको पूछा जाए, रटने की बहुत आवश्यकता नहीं है, टेक्निकली पढ़िए किसी चीज को। ठीक है, उच्चारण करके बाद में देखते रहना। ये आपने लिख दिया संवृत, ई मतलब लगभग जीभ क्या है, आगे की तरफ तालू में सटने को करता है। ठीक है, तो यहां पर विवृत मतलब एक तो आपको कांस्टेंट आप समझ जाइए, आ पूरा मुंह खुला होगा किसमें, आ में, उससे थोड़ा कम खुला होगा अ में, अर्ध विवृत हमने कह दिया, आधा खुला, ये हमने भरा। और ये ई वाला जो सीरीज है इसको हमने यहां पर लिख दिया। बात समझ में आई? अब बच जाता है ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे आप लोग? ठीक, तो लिखा ना मैंने, ठीक, आ, ठीक, ई, ठीक। अब इसमें क्या करिए, एक जो है ए यहां पे लिखिए, आई यहां पे लिखिए, ओ यहां पे लिख दीजिए,
औ यहां पर लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट संवृत, अर्धसंवृत, विवृत और अर्धविवृत। गिन लीजिए कितने हैं, 11 हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, पूरे 11। पहले विवृत मुंह खुला होता है, ये आपको मालूम है, आ उससे आधा खुला हुआ अ जब बोलेंगे, तो इनको तो पहले लिख दीजिए। उसके बाद ये वाला सीरीज आप लिख दीजिए, ई उ और री। और उसके बाद एक ए यहां लिखिए, ए यहां लिखिए, ओ यहां लिख दीजिए और यहां लिख दीजिए, आपका सीरीज कंप्लीट। ठीक, इसी तरह से आपको पढ़ना है। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम संदर्भ में चर्चा करेंगे, व्यंजनों पे हम पहुंचेंगे। ठीक, चलिए आगे हेडिंग लगा लीजिए व्यंजन। चलिए हेडिंग लगा लिया आप लोगों ने व्यंजन। ठीक, अब यहां तक तो हमने स्वर पे पूरी बात कर ली, स्वर के संदर्भ में हमारी चर्चा हो चुकी है। ठीक है, मात्रा और उच्चारण के हिसाब से हमने देख लिया दीर्घ, ह्रस्व और प्लुत। ठीक, अब वहां पर दूसरी चीज हमने क्या देखा, होंठ आकृति के आधार पर, तालु के आधार पर। ठीक है, तो स्वर का इतने इतने प्रकार का विभाजन होता है, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। ठीक, तो इन सब पे हमारी बात हो चुकी है। ठीक है, और मैं समझता हूं कि बहुत आसान तरीके से आप लोगों ने सीखा होगा और ये आपके काम आएगा आगे, है ना। चलिए अब यहां से आप आगे बढ़िए। व्यंजन आपने हेडिंग लगा ली है, व्यंजन के संदर्भ में आपको चर्चा करनी है। देखिए ज, झ और ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। देखिए यहां तक का जो हिस्सा है इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं, वर्ग। हर एक वर्ग में 5 वर्ण। ठीक है, हम व्यंजन की बात कर रहे हैं भाई, हर एक वर्ण में 5 वर्ण। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये जो वर्ग है इसको हम बोलते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट और प। आप लोगों ने क्या है पहले की क्लासों में अगर रटा होगा क च ट त प, वो वर्ग को आप रखते हैं। एक्चुअली आपको प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं कि हिंदी में व्यंजन के कितने वर्ग हैं या कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो यहां पर होते हैं पंचवर्ग, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंचवर्ग। तो ये पंचवर्ग कौन सा है, एक क वर्ग है, क वर्ग में 5 वर्ण, क, ख, ग, घ और अंग। ठीक, ये च वर्ण है। ठीक है, तो ये च वर्ग जो है, च वर्ग में कौन कौन से वर्ण, च, छ, ज, झ, ञ। ठीक, मतलब हर वर्ग में, मतलब मैंने कहा कितने वर्ग, 5 दिख रहे हैं स्पष्ट, एक वर्ग, 2 3 और 4 और ये 5। हर वर्ग में 5 वर्ण, 5 व्यंजन। ठीक है, तो इसको बोला जाता है पंच वर्ग। ठीक है, क, च, ट, त, प। ठीक, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अच्छा इसमें एक चीज ये ध्यान रखें, इसके बाद जो है य, र, ल, व। ठीक है, इसको बोला जाता है अंतस्थ। इस व्यंजन को क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, देखो जैसे यहां पर क्या है, अंतस्थ व्यंजन की बात अगर करें, य मतलब अंदर से ही आवाज आ जाती है य। ठीक है, आप बोल के देखिए, जीव वगैरह जितने क्रियाशील होंगे य बोलेंगे तो आपको क्या है, अंदर से जैसे आवाज आ रही है य, व। ठीक है, तो यहां पर इनको किस में रखा गया है, किस कैटेगरी में रखा गया है, अंतस्थ व्यंजन। ठीक, हालांकि कभी कभी ऐसा लगता है कि य का जो उच्चारण हो रहा है वो एकदम स्वतंत्र ढंग से हो रहा है य। ठीक है, व, तो ऐसा लगता है, इसके उच्चारण से ऐसा लगता है, इतने सरलता से जो इसका उच्चारण होता है, तो कभी ऐसा लगता है कि ये स्वर है क्या, जैसे अ। ठीक है, आ, तो ऐसा प्रतीत होता है कि भाई ये स्वर तो नहीं।
और इतने आसानी से इसका उच्चारण हो जाता है। हालांकि मैंने कहा कि ऐसा प्रतीत होगा कि आंतरिक ध्वनि य अंदर से आवाज आ रही, बहुत ज्यादा मुंह को क्रिया नहीं करनी पड़ती, ठीक है, बहुत ज्यादा जीभ को क्रिया नहीं करनी पड़ती। यह आपने बोला तो बहुत ज्यादा क्रिया वहां पे नहीं हो रही है, ठीक। वह को आप बोल के देखिए, जीभ पकड़ के भी अगर वह बोलेंगे तो निकल जाएगा ध्वनि, ठीक है। तो इसलिए कभी कभी क्या है, ऐसा यह दिखता है कि स्वर तो नहीं, और इतने आसानी से क्या है इसका उच्चारण हो जा रहा है, क्योंकि स्वरों का उच्चारण बहुत आसानी से होता है, ठीक है। अब यहां पर जो है, इसलिए ये जो य और वह है, ठीक है, इसको पूरे को बोलते हैं अंतस्थ र, ठीक है। आप देखिए र का भी उच्चारण क्या है, ठीक है, र ल, ठीक है। आप देखना वाइब्रेशन इधर आपको महसूस होगा जब ल ऐसा बोलेंगे तो आप आंतरिक, ठीक है। तो ये महसूस हो ना हो, ठीक है, बात की बात है, ठीक, लेकिन याद रखना है अंतस्थ आपको, ठीक है। अब यहां पे य और वह जो है इसको अर्ध स्वर भी बोला जाता है भाई, ध्यान रखना। इसको क्या है सामान्य बोलचाल में क्या बोल देते हैं, अर्ध स्वर, ठीक है, क्या बोल देते हैं इसको, अर्ध स्वर। तो ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखना, य और व, ठीक है। एक्चुअली इसका भी उच्चारण करेंगे, य लंबे समय तक करेंगे तो अ तो इसमें जुड़ा हुआ है, व को भी लंबे समय तक व, अ का उच्चारण अ तो इसमें जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही है, ठीक। लेकिन बहुत सरलता से इसका उच्चारण हो जा रहा है, ठीक है। तो कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भाई ये स्वर तो नहीं, तो यहां पर क्या है, इसको अर्ध स्वर कह दिया जाता है, य और व को, ठीक है। तो एक चीज तो ये याद रखना है आपको, ठीक। उसके बाद आप देखिए इसके नीचे यहां मैं लिख दूं य र ल व, ठीक है। उसके बाद श श स और ह, ठीक। इसको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन, ठीक है, ध्यान रहे आपको, इसको क्या बोलेंगे, ऊष्म व्यंजन, ठीक है ना। देखिए जहां पर श आप बोलते हैं तो जीभ ऊपर आती है, ठीक, और वहां से जगह जो है, मुंह से जो प्राणवायु है, हवा निकलने में ज्यादा वहां पे जगह हो जाता है सकरा, और वहां से हवा को निकलने में करना पड़ता है संघर्ष, श। और जहां पे संघर्ष करना पड़ेगा वहां पे घर्षण ज्यादा होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा, और घर्षण ज्यादा होगा तो हवा क्या होगी, ज्यादा गर्म होगी। जहां पे फ्रिक्शन होता है वहां पे सरफेस गर्म हो जाता है ना, ठीक है। तो आप बोल के देखिए श श स ह, ठीक है। तो यहां पर क्या है, इसको बोला जाता है ऊष्म व्यंजन। ऐसा कहा जाएगा कि भाई इसके उच्चारण के समय हवा ज्यादा संघर्ष करके निकलती है मुंह से, तो ज्यादा उष्ण होती है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ऊष्म व्यंजन, इसको बोलेंगे अंतस्थ, इनको क्या बोलेंगे, अंतस्थ, जिसमें से य और व को मैंने क्या बोला, इसको अर्ध स्वर भी बोल दिया जाता है सामान्य, ठीक है। और ये तो 5 वर्ग हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी, ठीक, नोट कर लीजिए इसको। बाकी आपके एप्लीकेशन में ये वीडियो उपलब्ध होगा, है ना, बार बार जितने बार देखना है देख लीजिएगा इसको। तो ये तो एक सामान्य जो हम पढ़ते हैं, सामान्य व्यंजन की एक समझ के लिए जितनी हमको जानकारी थी उतनी जानकारी हमने रखी। अच्छा, इसमें एक चीज और थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप, जैसे ड और ढ, ठीक है, कहीं आपने देखा होगा ऐसा, ये जो बिंदु है ये क्या है, ठीक है, ये दोनों में कंफ्यूज ना होना भाई, है ना। ये जो है, जो 5 वर्ग मैंने बताया उस 5 वर्ग में ये नहीं आते हैं, 5 वर्ग में ये आता है ड और ढ। अगर इसमें ये नीचे बिंदु लग गया, ठीक है, तो ये हो जाते हैं उच्छिप्त व्यंजन, इसको बोलते हैं उच्छिप्त व्यंजन, ठीक है। ये 5 वर्ग जो मैंने बताया क च ट त प, उस वर्ग में ये शामिल है, ये नहीं, क्योंकि ये देखिए इसमें नीचे मैंने क्या लगा दिया, कुछ बिंदु वहां पर आपको दिख रहा है, ठीक। तो ये अब इसका प्रोनाउंसिएशन ड नहीं होता, अड़ा होता है, अड़ा, इसका ढ नहीं होता, अढ़ा, ऐसे होता है प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। जैसे आप ऐसा लिखते हैं सड़क, सड़क नहीं लिखते आप, सड़क, क्या लिखते हैं, सड़क, तो यहां नीचे बिंदु रहता है, ठीक है।
वैसे ही आप क्या है, जैसे कई उदाहरण आप देखें, ठीक है, जैसे आप सामान्य बोलचाल में बोलते हैं ढक्कन, तो ढक्कन तो ये वाला है ढ। डमरू, ठीक है, तो आपने बोला तो ये वाला ड है, लेकिन सड़क में सड़क नहीं होता है, सड़क होता है। तो ये अ का जो उच्चारण हो रहा है इसको बोलते हैं उच्छिप्त व्यंजन। प्रश्न बनते हैं भाई, ध्यान रखना। उच्छिप्त मतलब क्या है? उछाला हुआ, ठीक है, उछला हुआ। जैसे आप देखो ड बोल रहे हैं और ड, ये मुंह से क्या है, एकदम अलग से उछलता हुआ, फेंकाता हुआ नजर आता है, ठीक है, जैसे आप मुंह से फेंक रहे हैं बाहर इसको, अढ़, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है उच्छिप्त व्यंजन, ठीक है। और ये जो निशान जिसको आपने लगा के इसको उच्छिप्त बनाया, इसको बोलते हैं ताड़न जात चिन्ह। क्या बोलते हैं? ताड़न जात। भाई आप ऐसा इसको याद रख लें, याद रखने के लिए बोल दूं मैं, आपने इसको बाहर फेंकना है, उछालना है, उच्छिप्त करना है, तो इसको पहले आप ताड़ना दीजिए, इसको प्रताड़ित कीजिए, तो प्रताड़ित कर किए हुए आदमी को आसानी से आप क्या कर देंगे? बाहर फेंकेंगे। तो ये जो चिन्ह दिखता है इसको बोलते हैं क्या? ताड़न जात चिन्ह, ठीक है, इसको बोलते हैं ताड़न जात। और ये इससे जो ताड़न जात चिन्ह से बनता है ये जो व्यंजन, इसको बोलते हैं उच्छिप्त व्यंजन, ठीक है। अच्छा प्रश्न बनता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। और अगर आपको ऐसा लिख देगा, इस तरह से लिख देगा अरा ढ, ठीक है, और आपको पूछ देगा कि ये किस वर्ग में, व्यंजन के किस वर्ग में आता है, क वर्ग में, च वर्ग में, ट त प, किस वर्ग में, या इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या जवाब देंगे? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें लग गया है ताड़न जात चिन्ह, ठीक है, इसको ध्यान रखना। जैसे देखो, ये अगर आप इंग्लिश में लिखते हो अड़ा को, ड को लिखते हो तो डी से शो करते हो, और अगर अड़ा लिखना है तो आप इसको आर से शो करते हो। किससे शो करते हो? आर से। समझ में आ रही है बात? तो ये फर्क है भाई, ध्यान रखना। कई स्पेलिंग पे आप देखना जहां पे ये अड़ा वाला होगा, ठीक है, वहां पर आर का प्रयोग किया जाता है, और ड के लिए जो है डी का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पे ये फर्क है, ध्यान रखना। बहुत बारीकियां हैं, बहुत अच्छी चीजें आपको बताई जा रही हैं, बहुत एक क्वालिटी एजुकेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, और इतनी चीज़ों को आप लोग पढ़ के रखिए। चर्चा का विषय और आगे बढ़ेगा इसके संदर्भ में, ठीक है, अगली क्लास में और हम इस पर आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। व्यंजन के संदर्भ में और चर्चा होगी। 5-10 मिनट व्यंजन पे हम चर्चा करेंगे, और जैसे इसमें सघोष, अघोष, ठीक है, प्राणवायु के आधार पर अल्प प्राण, महाप्राण किसको हम बोलते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। देन फिर क्या है, वर्ण के बाद हम प्रवेश कर जाएंगे कहां पर? संधि में, ठीक है। तो इतनी चीज़ों को आप लोग बहुत अच्छे से देखिए, समझिए। आप लोग के एप्लीकेशन में ये वीडियो रहेगी, बार बार देखिए, सीखिए, बहुत अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। चलिए, सभी बच्चों को शुभकामनाएं, ठीक, अच्छे से तैयारी करते चलिए। धन्यवाद।